न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। 5 बजे के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती है और इस दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बताया जाता है कि बच्चों के ये बहुत ही प्रिय थे। बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी बुलाते थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विभिन्न पार्टियों के कई बड़े नेताओं ने उन्हें नमन किया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने शांति वन में पुष्पांजलि अर्पित की। ट्विटर पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न, राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया है, हमारे बच्चे ही देश के आने वाले कल के रूप में हमारे सामने हैं, यानी आने वाला कल है। उन्हें बेहतर शिक्षा और अवसर देकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। सभी देशवासियों को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर सादर नमन। चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस, जो पूरे देश में 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का प्रतीक है। इस साल इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है और साथ ही इस दिन का खास महत्व क्यों है, क्यों इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, आइए जानते हैं। आज देश भर में बाल दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। बात भारत की करें तो भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। इस खास दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों से जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्रेम था, प्यार था, या ये कह लें कि बच्चों से उनका अलग ही लगाव और जुड़ाव था। इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। चिल्ड्रंस डे या फिर बाल दिवस पूरे देश में 14 नवंबर को मनाया जाता है। बच्चों द्वारा प्यार से चाचा नेहरू कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों के सर्वांगीण शिक्षा की वकालत की, जिससे भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। जवाहरलाल नेहरू बच्चों को राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव मानते थे। पंडित नेहरू की मृत्यु से पहले भारत में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बाल दिवस के रूप में इसी दिन को चिन्हित किया गया था। नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी जयंती को भारत में बाल दिवस की तारीख के रूप में चुना गया था। 1964 में नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए भारतीय संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। बाल दिवस भारत में राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 को जन्मे जवाहरलाल नेहरू देश की ताकत, समाज की नींव में मानते थे। आइए जानते हैं बाल दिवस के इतिहास के बारे में। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अलग अलग देशों में बाल दिवस अलग अलग दिन मनाया जाता है। भारत में ये दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। साल 1964 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ये दिन सर्वसहमति के साथ बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और साल 1924 से ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। लेकिन 20 नवंबर 1954 को यूएन ने इसे मनाने की घोषणा की थी। आइए अब जानते हैं बाल दिवस का महत्व। बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ बच्चों के अधिकारों के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की सामाजिक स्थिति को बढ़ने, उनके अधिकार और पढ़ाई को लेकर विशेष चिंतन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देश का विकास उन बच्चों के भविष्य पर टिका होता है। कोरोना महामारी के दौर में बच्चों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। उनकी पढ़ाई, स्कूल और खेल पर इसका प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। बाल दिवस का उद्देश्य पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देने के अलावा बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना भी है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम उन्हें पालेंगे वही देश का भविष्य तय करेंगे। बाल दिवस मनाने के लिए स्कूल खेल आयोजन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और अन्य गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन को खास बनाने के लिए बच्चों को खिलौने, मिठाई और उपहार भी दिए जाते हैं। बाल दिवस 2021 का उत्सव और भी खास होगा क्योंकि बच्चे महीनों बाद स्कूल लौटे हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद होने के बाद अब बच्चे दोबारा स्कूल जाने की शुरुआत कर चुके हैं और खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज।
हमारे देश में कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे हर घर की रौनक होते हैं। बच्चे हो तो घर पर चहल पहल लगी रहती है। हर तरफ उनकी खिलखिलाती हंसी, जो उनकी गूंज है, मानो घर के सभी दुख और परेशानी को खत्म कर देती है। घर पहुंचते हैं परेशानी से, लेकिन उनका चेहरा देखकर हम अपनी सारी थकान को, हम अपनी सारी मुसीबतों को भूल जाते हैं। लेकिन इसी के साथ एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि हर घर के बच्चे को अच्छे एटिकेट सिखाना, उन्हें ये सिखाना कि बड़े छोटों का मान सम्मान कैसे किया जाता है, अच्छी आदतें उन्हें सिखाना, ताकि जब वो बड़े हों तो वो देश के एक अच्छे नागरिक बन पाए। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो अपने बच्चे को जरूर सिखानी चाहिए, आइए जानते हैं। बच्चे मासूम और नादान होते हैं। कहते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा आकार देंगे वो वैसे ही बनते जाएंगे। लिहाजा बच्चे कैसे इंसान बनते हैं, ये कुछ हद तक माँ बाप पर निर्भर करता है। हमें बच्चों को जीवन का सही सबक और अच्छी आदतें सिखानी चाहिए, ताकि वो आगे जाकर न सिर्फ अच्छे इंसान बने, बल्कि एक अच्छे नागरिक भी बन पाएं। अक्सर बच्चे माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। हमने कई बार सुना होगा कि बच्चा घर से ही सीखता है। ऐसे में ये भी जरूरी हो जाता है कि हम ना ही सिर्फ बच्चों को अच्छी आदतों के बारे में बताएं, बल्कि खुद भी उन्हें फॉलो करें, ताकि बच्चों का अपने माँ बाप पर विश्वास बन पाए और वो आपकी सिखाई हुई बातों को ध्यान में रखें। इस बाल दिवस पर आप अपने बच्चों को ये 5 अच्छी आदतें सिखाने की कोशिश जरूर करें। बच्चों को ये समझाना बहुत ही जरूरी है कि आखिर क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। इससे बच्चों में फैसले लेने की क्षमता का विकास होगा। बच्चों में ये गुण आ जाता है तो वो खुद से ही कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा, ना ही किसी और के साथ गलत व्यवहार करेगा। वो अपने लिए सही रास्ता चुन पाएगा। साथ ही आपको अपने बच्चों को ये बात भी सिखानी होगी कि वो किसी भी बात पर तुरंत गुस्सा ना करें। धैर्य रखना जरूरी है और ये बात माँ बाप ही सिखा पाते हैं। बच्चों को शुरू से ही शेयरिंग करना जरूर सिखाएं। जो बच्चे शेयरिंग नहीं सीख पाते वो हमेशा अलग थलग रहते हैं। ऐसे में अगर बच्चा शेयरिंग करना सीखता है तो वो दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों का ख्याल रखना सीखता है। इससे दूसरों के साथ उसके रिश्तों में मजबूती आती है। बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि कोई भी सुविधा या कोई सामान सिर्फ उनके लिए नहीं है। बच्चों को दूसरों की भी मदद करनी ज़रूरी है। अगर उनके आसपास कोई किसी भी तरह से परेशान है, मुश्किल में है, तो उनकी मदद करने की सीख बच्चों को ज़रूर दें। घर से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। घर में बच्चा अपने भाई बहनों, माँ बाप की मदद करे, ताकि वो घर से सीखेगा तो बाहर भी ऐसा ही करेगा। बच्चों को ये बताना बहुत ही जरूरी है कि उसे अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। उसे बड़ों के साथ शिष्टाचार में रहकर बात करना और हमेशा उन्हें सम्मान देना सिखाएं। घर में दादा दादी या नाना नानी के साथ बच्चे अच्छे से व्यवहार करें, इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बड़ों की बात ना काटना, उनके आदेशों का पालन करना, ये बच्चों को जरूर सिखाएं। ईमानदारी एक बेहद जरूरी सबक है। बच्चों को शुरू से ही ईमानदार रहना सिखाएं। किसी दोस्त या परिवार के लोगों के सामने बच्चा हमेशा ईमानदार रहे तो वो धीरे धीरे आगे के जीवन में ये सबक सीखेगा। वो झूठ नहीं बोलेगा, ना कुछ गलत करेगा। यानी अगर हम घर से ही इन अच्छी आदतों की शुरुआत करेंगे तो हमारा बच्चा एक बेहतर इंसान बनेगा, और अगर बेहतर इंसान बनेगा तो वो देश का एक अच्छा नागरिक जरूर बन पाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है।
दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के 1,47,000 से भी ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त जारी कर दी है। इसके तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम सीधे जमा कर दी गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष और पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था, इसीलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद उसे अपने आप को उपेक्षित महसूस करता था। विकास को अब देश की एकता और अखंडता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां बंद कमरों में बनती थी और अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं बल्कि यहाँ की जरूरत के हिसाब से नीतियां तय होती हैं। पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा और उसके हिसाब से नीतियां बनाई। विकास को अब देश की एकता अखंडता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां दिल्ली के बंद कमरों में बनती थी और पूर्वोत्तर को उनमें फिट करने की नाकाम कोशिश होती थी। जमीन से ये कटाव ही अलगाव को जन्म देता है। इसलिए पिछले 7 सालों में देश ने एक नई सोच, नई अप्रोच तय की है। अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं बल्कि यहां की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ही लीजिए। पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा, उसके हिसाब से नियम बदले, आवश्यक नीतियां बनाई और उसके कारण आज हजारों नए परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। विकास के लिए
यही संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। हमने इस और भी ध्यान दिया कि यहां के वातावरण और रहन सहन के हिसाब से घर कैसे होने चाहिए। हमने घरों का साइज भी बढ़ाया और उन्हें नई सुविधाओं से भी जोड़ा। साथियों, पीएम आवास योजना की जो एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके बारे में मैं देश को बार बार बताता हूं। और जिस स्थान को त्रिपुर सुंदरी का विशेष आशीर्वाद मिला हो, वहां तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करूंगा। सदियों तक हमारे यहां जो सोच रही, उसमें महिलाओं के नाम पर घर नहीं होता था, महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती थी। पीएम आवास योजना ने इस सोच को भी बदलने का काम किया है। इस योजना के तहत जो घर बनते हैं, उनका मालिकाना हक ज्यादा से ज्यादा हमारी बहन बेटियों को मिल रहा है, अब वो घर के कागज पर भी घर की मालकिन बन रही है। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना से मिले घरों में जो गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली कनेक्शन मिल रहा है, पानी कनेक्शन मिल रहा है, उन सब का लाभ भी हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ही सबसे ज्यादा हो रहा है। अब बात करेंगे बिहार के गया जिले की, जहां पर एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने एक गांव में हमला बोला और 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद नक्सलियों ने मृतकों के घर को बम से उड़ा दिया। बता दें कि यह बड़ी वारदात गया जिले के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इलाके डुमरिया थाना क्षेत्र में हुई है। यहाँ के मोनबार गाँव में शनिवार की रात नक्सलियों ने इस बड़ी तादाद में हमला बोला। निशाने पर गाँव के ही निवासी सरजू सिंह भोक्ता का घर था। नक्सलियों ने घर को घेरने के बाद वहां मौजूद सरजू भोक्ता के 2 बेटों सत्येंद्र सिंह भोक्ता, महेंद्र सिंह भोक्ता, पत्नी और एक महिला को घर से बाहर ही फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया। चारों की बेरहमी से हत्या करने के बाद नक्सलियों ने बम लगाकर घर को भी उड़ा दिया और इसके बाद नक्सलियों ने गांव में ही एक पर्चा भी छोड़ा है। नक्सलियों ने इसमें लिखा है कि भोक्ता के परिवार के लोगों ने 4 नक्सलियों को कुछ दिन पहले जहर खिलाकर मार दिया था। नक्सलियों ने पर्चे में दावा किया कि मारे गए नक्सलियों का एनकाउंटर नहीं हुआ था और इधर इस बड़ी वारदात के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहां से शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और नक्सलियों के पर्चों को जब्त कर लिया गया। दिल्ली में प्रदूषण के चलते हालात खराब होते जा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और प्रदूषण को काबू करने के लिए इमरजेंसी प्लान बताने को कहा था। इसके बाद शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंशिक लॉकडाउन लगा दिया। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता और अभी इसका प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। सोमवार से 1 सप्ताह के लिए स्कूल बंद रहेंगे ताकि बच्चों को प्रदूषित हवा में सांस न लेनी पड़े। 14 से 17 नवंबर के बीच निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी, यानी कोशिश अब ये हो सकती है कि अगर जरूरत पड़े तो लॉकडाउन लगा दिया जाए। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेशी से छूट देते हुए सुनवाई के लिए 29 जनवरी का दिन तय किया गया है। बताते चले कि आरएसएस के एक पदाधिकारी ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरएसएस के स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंते की तरफ से कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि मामले में संयुक्त सिविल जज और जेएमएफसी भिवंडी जेवी पालीवाल की अदालत अगली सुनवाई जनवरी में करेगी। कांग्रेस नेता के वकील नारायण अय्यर ने अदालत से कहा कि कुछ कारणों से उनके वकील अदालत के समक्ष उपस्थित रहने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्हें पेशी से छूट दे दी जाए। बता दें कि भिवंडी में एक राजनीतिक रैली के दौरान राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या के प्रकाशन, वितरण और बिक्री पर रोक के लिए पटियाला हाउस अदालत में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस किताब के कारण असंख्य लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये याचिका हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अधिवक्ता
अक्षय अग्रवाल और सुशांत प्रकाश के जरिए दायर की है। गुप्ता ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए किताब के प्रकाशन, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूपी के आगामी चुनावों से ठीक पहले ये किताब लॉन्च करना ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करने के लिए सस्ते प्रचार का तरीका है। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ चीटिंग का मामला दर्ज हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नितिन बराई नाम के शिकायतकर्ता ने बांद्रा पुलिस को जानकारी देते हुए बताया था कि जुलाई 2014 से लेकर अब तक मिसेस SFL प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, काशिफ खान, दर्शित शाह और उनके साथियों ने बराई के साथ चीटिंग की है और कहा कि अगर वो इनकी कंपनी को फ्रेंचाइजी ली और पुणे के कोरेगांव इलाके में स्पा और जिम खोला तो बहुत बड़ा फायदा होगा। बराई इसके बाद 1,59,27,000 रुपए का निवेश करने के लिए लगाया गया और इसके बाद बराई के पैसों को आरोपियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और जब इनसे अपने पैसे वापस मांगे गए तो इन्हें धमकी दी गई। शिकायत के बाद बांद्रा पुलिस ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 406, 409, 420, 506, 34 और 120B के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है, यानी कि अब ये जो धोखाधड़ी का मामला सामने आया है शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा और राज कुंद्रा के खिलाफ उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। आम लोगों पर फिर से महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच दिल्ली NCR में CNG के दामों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में CNG के दामों में 2 रुपए 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद में 2 रुपए 56 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 45 दिनों में तीसरी बार ये दाम बढ़े हैं, यानी जहां एक और राहत की उम्मीद की जा रही थी वहां पर राहत नजर नहीं आ रही है और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ CNG के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। एक बार फिर से यानी आम जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। बात प्रियंका गांधी की, जो आज सुबह मायावती से मिलने पहुंची। प्रियंका ने मायावती की मां के निधन पर शोक भी जताया, तो वहीं प्रियंका ने ट्वीट कर उनकी मां के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि मायावती की मां का हृदय गति रुकने से 92 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसकी जानकारी BSP ने प्रेस रिलीज करके दी थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंची। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।